गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रवीण राय। आज मैं DED-SC सेकेंड सेमेस्टर को पेपर 8 जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग को पढ़ाऊँगा। पेपर 8 का यूनिट 4.1 और 4.2 हमने अगले लेक्चर में पढ़ाया था, जिसमें हम आर्टिकुलेशन एरर एंड वॉइस एरर अर्थात उच्चारण दोष और आवाज़ दोष के बारे में विस्तृत चर्चा किए थे। इस लेक्चर्स में आप लोग को मैं यूनिट 4.3 और 4.4 एरर इन सुप्रा सेगमेंटल्स एंड स्पीच इंटेलिजिबिलिटी को पढ़ाऊँगा। अर्थात इसका हिंदी अर्थ है खंडोपरी या अतिखंडीय दोष तथा वाक बोधगम्यता को पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे खंडोपरी या अतिखंडीय दोष क्या है। अतिखंडीय वाणी को हम यूनिट 2 में पढ़ाए थे आप लोग को कि वाणी हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला था खंडीय, दूसरा अतिखंडीय और तीसरा था अखंडीय अर्थात सेगमेंटल, नॉन सेगमेंटल और सुप्रा सेगमेंटल। तो जब हम आप लोग को अतिखंडीय ध्वनि पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको हमने बताया था कि इस प्रकार की ध्वनि में हम लोग सुर, लय, तनाव इत्यादि को पढ़ते हैं। अर्थात हमारी वाणी में कितना उतार चढ़ाव है, वाणी हमारी कितनी स्पष्ट है और कितना हमारी वाणी आकर्षक है, या कब हमें रुकना है, कैसे एक सेंटेंस का उच्चारण करना है, इन सब चीज़ों को हम लोग इस ध्वनियों के अंतर्गत या अतिखंडीय ध्वनि के अंतर्गत पढ़ रहे थे। तो जब हम लोग इसके दोष की चर्चा करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर हम यह जानेंगे कि हमारे सुर में कितना प्रॉब्लम है, दर में कितना प्रॉब्लम है, या हमारे जो है तनाव कितनी है, कहाँ रुकना है, कैसे बोलना है, इसमें यदि हमें समस्या आती है तो हम जो हमारी खंडीय ध्वनि है वो दोषपूर्ण मानी जाएगी। तो हम लोग देखेंगे खंडोपरी या अतिखंडीय दोष क्या है। तो श्रवण बाधित बच्चों की वाणी में खंडीय ध्वनि की त्रुटियां जैसे तीव्रता, तारत्व व समयावधि में भिन्नता के कारण होती है। श्रवण बाधित बच्चे सामान्य बच्चों की भांति सामान्य रूप से श्वसन क्रिया संपन्न करते हैं, परंतु वे निश्वसन अर्थात श्वास अंदर लेते हैं के दौरान ही बोलना प्रारंभ कर देते हैं। अतः बोलते समय उनका श्वसन पर नियंत्रण नहीं हो पाता है, जिस कारण उनकी आवाज़ रुक रुक कर बाहर आती है। यद्यपि श्रवण बाधित बच्चे द्वारा इन उक्त कौशलों पर नियंत्रण कर लेने के बाद भी वे यह नहीं जान पाते हैं कि जिह्वा संचालन में इनका कब प्रयोग करना है। अतिखंडीय ध्वनि में त्रुटि को हम निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें पहला है सुर। इसका इंग्लिश अर्थ है इंट्रोनेशंस। श्रवण बाधित बच्चे की वाणी में सुर लाक्षणिक रूप से अनुपस्थित होता है। इससे संबंधित त्रुटि में एक सुरी दर, सुर में अपर्याप्त भिन्नता, सुर की अति भिन्नता तथा सुर के स्थान पर ज़्यादा समय लेने वाले शब्दों का प्रयोग इत्यादि। दूसरा है प्रतिबल, स्ट्रेस। सामान्य रूप से प्रतिबलित अक्षर समूह की आवृत्ति, तीव्रता और अवधि ज़्यादा होती है। अनेक शोधों से ज्ञात हुआ है कि श्रवण बाधित या श्रवण दिव्यांग प्रतिबलित एवं अप्रतिबलित अक्षर समूहों के बीच समयावधि का अंतर नहीं कर पाते हैं। और तीसरा है दर। इसका इंग्लिश अर्थ है रेट। श्रवण बाधित बच्चे की वाक दर सामान्य श्रवण वक्ता से मंद होती है। कुछ शोधों के अनुसार श्रवण बाधित वक्ता के मंद वाक दर की त्रुटि को दूर करने के लिए वाक बोधगम्यता का प्रयोग किया जाता है। श्रवण दिव्यांग वक्ता अंतर एवं अंतरा शब्द विराम के दीर्घीकरण का अधिकतम प्रयोग करते हैं। और हमारा अगला है स्पीच इंटेलिजिबिलिटी अर्थात वाक बोधगम्यता। वाक बोधगम्यता यानी वाणी स्पष्टता से तात्पर्य यह है
कि किसी व्यक्ति की वाणी किस सीमा तक स्पष्ट सुनाई देती है। श्रवणबाधित बच्चों की वाणी की स्पष्टता बहुत कम होती है। इस कारण उनमें विभिन्न वाक् दोष जैसे उच्चारण संबंधी वाणी दोष, आवाज़ संबंधी वाणी दोष, अतिखंडीय वाणी दोष पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वाक् बोधगम्यता, तनाव, सुर, ध्वनि उत्पादन, मौखिक अनुनासिक अंतर, शब्दोच्चारण अंगों के स्थान से प्रेरित होती है। अध्ययन यह बताते हैं कि अल्प एवं मध्यम श्रवण क्षति वाले बच्चों की वाक् बोधगम्यता गंभीर एवं अति गंभीर श्रवण क्षति वाले बच्चों की अपेक्षा बेहतर होती है। वाणी की बोधगम्यता को दो प्रकारों से परीक्षण किया जा सकता है। प्रथम प्रकार के अंतर्गत दो या दो से अधिक वाणी विशेषज्ञों को निर्णायक बनाया जाता है। निर्णायक मंडल में शामिल व्यक्ति वक्ता की वाणी को ध्यान से सुनकर वाणी की स्पष्टता प्रतिशत में बताता है। वहीं दूसरे प्रकार में रेटिंग स्केल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें उसकी वाणी की स्पष्टता के अनुकूल अंक प्रदान किए जाते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ 0 सामान्य एवं पूर्ण स्पष्ट वाणी हेतु प्रयोग किया जाता है तथा 6 असामान्य व अस्पष्ट वाणी हेतु प्रयोग किया जाता है। वाक् बोधगम्यता के मापक स्केल में निम्न प्रकार के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। ऐसे बच्चे जिनकी वाणी सामान्य एवं समझने योग्य हो। दूसरा, ऐसी वाणी जो पूर्ण रूप से स्पष्ट न हो। तीसरा, ऐसी वाणी जिसमें कुछ अक्षर या खंडों को उत्पन्न करते समय वाणी स्पष्ट न हो। अगला चौथा है, वाणी समझने में कठिनाई हो जबकि विषय समझ में आ जाए। पांचवा, ऐसी वाणी जो समझने में बहुत कठिन हो, केवल अक्षर या खंड स्पष्ट हो। ऐसी वाणी जो किसी के समझने में न आए। अगला एक मापक स्केल है वाक् बोधगम्यता मापक स्केल। इसमें हम लोग वाणी के लक्षण को क्रमबद्ध रूप में संख्या वाइज एक एक करके लिखे हैं। दूसरे खाने में है वाणी के लक्षण अर्थात कैसी वाणी होती है, तो रेटिंग अंक अर्थात कितना रेटिंग अंक हमें देना है। तो क्रम संख्या 1 पर है सामान्य एवं समझने योग्य वाणी। यदि बच्चे की वाणी सामान्य एवं समझने योग्य है तो उसे हम लोग 0 रेटिंग अंक देते हैं। ठीक है। दूसरा है वाणी समझ में आए लेकिन त्रुटिपूर्ण वाणी होने का आभास हो तो 1 रेटिंग अंक दिया जाता है। तीसरा है थोड़ी समस्या के साथ समझ में आए तथा कभी कभी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता पड़े तो इसे हम लोग 2 रेटिंग अंक देते हैं। चौथा है ऐसी वाणी जिसे एकाग्र होकर सुना जाए तथा प्रयास करने पर समझ में आए तो इसे 3 रेटिंग अंक दिया जाता है। पांचवा, समस्या के साथ समझ में आए तथा केवल परिवार के लोगों द्वारा समझा जाए तो इसे 4 रेटिंग अंक दिया जाता है। छठा है विषय या प्रसंग पता होने पर समझ में आए तो 5 रेटिंग अंक दिया जाता है। और सातवां है विषय या प्रसंग पता होने पर भी समझ में न आए तो 6 रेटिंग अंक दिया जाता है। तो प्रस्तुतिकरण के दौरान हम लोग अतिखंडीय दोष तथा वाक् बोधगम्यता को जाने और समझे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अतिखंडीय दोष। तो खंडोपरी या अतिखंडीय दोष ऐसा दोष है जिसमें कि हमारी वाणी कितनी आकर्षक है सुनते दौरान, या हम जब वक्ता वाणी को बोलता है तो कितना आकर्षक बोलता है, कितना उतार चढ़ाव है उसमें, कितना उसे सुर का ज्ञान है, कब वाणी को तेज बोलना है, कब स्लो बोलना है, कितने समय तक उस पर बल देना है, ये सब हम इसके अंतर्गत जानते हैं खंडी ध्वनि के अंतर्गत। लेकिन जब हम दोष की बात करते हैं तो यदि ये चीज़ें न हो, यदि वक्ता द्वारा एक सुर में बोला जाए, न कहीं उतार चढ़ाव हो या कहाँ रुकना है इस चीज़ का आभास न हो, या फिर किस अक्षर पर कितना हमें बल देना है इसकी जानकारी न हो, तो हम कहेंगे कि वक्ता के वाणी में एक सुरी बोल रहा है या फिर उसकी जो दर है वो एक नियत दर है
और प्रतिबलित और प्रतिबलित जो अक्षर होते हैं उन पर वो बल नहीं दे पा रहा। किस अक्षर पर हमें ज़्यादा बल देना होता है और किस पर कम देना होता है। ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिस पे कि हमें थोड़ा सा बल देकर निकल जाना होता है, और कुछ ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिस पे हमें ज़्यादा बल देना होता है। जैसे अंग में हम ज़्यादा बल देते हैं, क में कम बल देते हैं। तो इन सब का अंतर हमें करने आना चाहिए और हमें इसका ज्ञान होना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो यह हमारा खंडीय दोष है एक सेंटेंस बोलते दौरान। ठीक है, तो जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं वो तो शब्द स्पीच थेरेपी के माध्यम से सिखाया जा सकता है। उनको जो है अतिखंडी और खंडी दोनों प्रकार की ध्वनियों को बताया जाता है, लेकिन उनकी एक समस्या होती है कि वे पहचान नहीं कर पाते हैं। वे अपनी जो है श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित नहीं करते हैं, जिस कारण उनकी जो स्पीच की अतिखंडीय दोष होता है वो सामने आ जाता है, क्योंकि वाणी रुक रुक के आती है, बीच में टूट जाती है, जिसे हम लोग पिच ब्रेक कहते हैं। तो खंडी दोष श्रवण बाधित बच्चों की एक समस्या है, जिसमें कि एक सुरी बोलना, या कभी कभी ऐसा होता है कि वे नहीं समझ पाते कि किस पे बल देना है, तो जिस अक्षर को बोलना है उसके स्थान पर किसी और अक्षर का उच्चारण करते हैं। और दर जो भी है काफ़ी स्लो होती है, क्योंकि वे हमारे जो होठ होते हैं उन्हीं को पढ़ते हैं। तो जब होठ को पढ़ते हैं तो किसी अक्षर के स्थान पर किसी अन्य अक्षर का उच्चारण करते हैं, और वक्ता द्वारा यदि स्पष्ट वाणी न बोली जाए तो हो सकता है उसको भी प्रॉब्लम आए श्रवण बाधित बच्चों को। ये हमारा था खंडोपरि दोष या अतिखंडीय दोष। अगला है वाक् बोधगम्यता अर्थात स्पीच इंटेलिजिबिलिटी। वाक् बोधगम्यता से हमारा तात्पर्य है कि हमारी वाणी में कितना स्पष्टता हो रही है, हमारी वाणी कितनी स्पष्ट हो रही है, इसके लिए हमें ज्ञान होना चाहिए। जैसे उच्चारण कहाँ से होता है, कितना सुर, कितना तनाव होना चाहिए, कितनी ध्वनि उत्पादन कहाँ से होता है, कौन वर्ड अनुनासिक है, कौन अनुनासिक नहीं है, और शब्द उच्चारण में जो अंतर होना चाहिए एक शब्द और दूसरे शब्द के बीच में, इस सब का हमें ज्ञान होना चाहिए। यदि हमें इस सब की जानकारी नहीं है तो हमारी वाणी अस्पष्ट होगी, समझ में नहीं आएगी, और यह प्रॉब्लम श्रवण बाधित बच्चों के साथ आती है। इसमें ये देखा जाता है कि ऐसे बच्चे जो अल्प श्रेणी से हैं या मध्यम श्रेणी से हैं, माइल्ड मॉडरेट हैं, और दूसरे ऐसे बच्चे जो गंभीर या अति गंभीर हैं, वो दोनों में यदि हम लोग तुलना करते हैं तो ये देखते हैं कि जो अति अल्प या मध्यम वर्ग के श्रवण क्षति वाले बच्चे हैं उनकी वाक् बोधगम्यता अच्छी होती है, क्योंकि उनको कुछ वाणी सुनाई देता है। लेकिन ऐसे बच्चे जो गंभीर या अति गंभीर श्रेणी के आते हैं उनकी वाक् बोधगम्यता अस्पष्ट होती है, वो सुनाई नहीं दे, स्पष्ट नहीं होती है और कम होती है। और इसके बाद हम लोग देखे थे कि यह दो प्रकार का होता है, जिसमें एक होता है कि वाणी विशेषज्ञ होते हैं और वे बच्चे की आवाज़ को ध्यान से सुनते हैं और उसके बाद उसे प्रतिशत के रूप में मार्किंग करते हैं कि इतना प्रतिशत जो है वाणी इसकी शुद्ध है और इतनी इसमें कमी है। वहीं दूसरा एक होता है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में कुछ लक्षण दिए जाते हैं, किन किन लोगों को शामिल करना होता है, और फिर जो लोग शामिल होते हैं उनको कैसे कैसे अंक देना है, ये पहले से डिसाइड होता है, और उसके अनुसार जो है वाणी असामान्य या अस्पष्ट है उसको देख के वे लोग रेटिंग अंक निर्धारित करते हैं, वो प्रदान करते हैं बच्चे को। तो हमें पता चलता है कि बच्चे की वाक् बोधगम्यता कितनी है। तो किन किन लोगों को शामिल किया जाता है, जिसमें ऐसे व्यक्ति या ऐसे बच्चे थे जिनकी वाणी स्पष्ट थी, समझने योग्य थी, उनको 0 देते हैं, और जिनकी वाणी धीरे धीरे अस्पष्ट होती जाती है वैसे हमारा रेटिंग स्केल भी बढ़ता जाता है। ध्यान देने की बात यह है कि रेटिंग स्केल में सिर्फ 0 से 6 तक ही इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात आपकी वाणी जितनी त्रुटिपूर्ण होती जाएगी हमारा रेटिंग स्केल पर अंक उतना ही बढ़ता जाएगा। जितनी हमारी वाणी स्पष्ट होगी रेटिंग स्केल पर अंक उतना ही कम होगा, यानी एक दूसरे का अपोजिट। ठीक है, यहाँ हम देख रहे थे कि हमारी वाणी सामान्य एवं समझने योग्य होती थी तो अंक कितना मिलता है 0, लेकिन वही वाणी जब थोड़ी त्रुटि के साथ समझ में आती है और ऐसा लगता है कि समझ में आती है लेकिन ऐसा लगता है कि वाणी कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण है,
स्पष्ट है लेकिन त्रुटिपूर्ण है, बोलते दौरान वक्ता द्वारा कहीं ना कहीं त्रुटि किया जा रहा है, तो हमारा रेटिंग अंक 1 हो जाता है। अर्थात यदि त्रुटि बढ़ रही है तो रेटिंग अंक भी बढ़ रहा है, त्रुटि घट रही है तो रेटिंग अंक भी घट रहा है। ये हमारा वाक बोधगम्यता रेटिंग स्केल था। तो आज हम लोगों ने 2 चीज़ों को पढ़ा, जिसमें खंडोपरि या अतिखंडीय दोष था और दूसरा था वाक बोधगम्यता। आप लोग को असाइनमेंट के तौर पे रोल नंबर 1 से लेके 15 तक के बच्चों को वाक बोधगम्यता क्या है तथा रेटिंग पैमाने को दर्शाना है, और रोल नंबर 16 से लेके 30 तक के बच्चों को खंडोपरि तथा अतिखंडी ध्वनि या वाक दोष क्या है इसके बारे में लिखकर ग्रुप में जल्द से जल्द सेंड करना है। धन्यवाद।